दोस्तों, यूरोप ने सोचा था कि वो भारत को झुका देगा। रूस पर लगाम कसने के खेल में यूरोप ने भारत को घेरने के लिए एक ऐसी चाल चली जो उसी पर उल्टी पड़ गई। उन्होंने भारत की एक बड़ी कंपनी पर बैन लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि या तो हमारी बात मानो या नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन वो भूल गए थे कि ये पुराना भारत नहीं, ये नया भारत है। और नए भारत ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि ब्रुसेल से लेकर बर्लिन तक खलबली मच गई है। आज यूरोप सफाई देने पर मजबूर है। आज यूरोप अपने ही जाल में फंस चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और कैसे भारत ने यूरोप को उसी के खेल में मात दी, इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो कहानी शुरू होती है रूस और यूक्रेन के युद्ध से। कहते हैं कि अगर दुश्मन को कमजोर करना हो तो उसकी कमर पर चोट करो, यानी उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ दो। यूरोप और अमेरिका पिछले 2 सालों से यही करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रूस पर एक के बाद एक 14 प्रतिबंधों के पैकेज लगा दिए। मकसद साफ था, रूस के खजाने को खाली करना, ताकि वो यूक्रेन में ज्यादा दिन तक युद्ध न लड़ सके। और रूस के खजाने का सबसे बड़ा जरिया है उसका तेल और गैस का व्यापार। यूरोप ने रूस से सीधे तेल खरीदने पर तो रोक लगा दी, लेकिन वो ये देखकर हैरान थे कि रूस की कमाई तो कम ही नहीं हो रही। आखिर ऐसा कैसे हो रहा था? इसका जवाब मिला भारत में। भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश, अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा था, वो भी डिस्काउंट पर। भारत इस कच्चे तेल को अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करता, उसे पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल जैसे तैयार उत्पादों में बदलता और फिर दुनिया के बाजारों में बेच देता। इसमें कुछ हिस्सा यूरोप भी जाता था। ये देखकर यूरोप के सीने पर सांप लौट गया। उन्हें लगा कि भारत उनकी पाबंदियों को बेअसर कर रहा है और रूस की मदद कर रहा है। बस यहीं से उन्होंने भारत पर दबाव बनाने का खेल शुरू किया। अपने 14वें प्रतिबंध पैकेज में यूरोपीय संघ ने एक ऐसा कदम उठाया जो सीधे सीधे भारत पर हमला था। उन्होंने पहली बार भारत की एक बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी नायरा एनर्जी पर सीधे सीधे बैन लगा दिया। आपको बता दूं, नायरा एनर्जी को पहले एसआर ऑयल के नाम से जाना जाता था और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इसमें रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की बड़ी हिस्सेदारी है। यूरोप का आरोप था कि नायरा एनर्जी रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेच रही है, जिससे रूस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो रहा है। ये यूरोप की एक सोची समझी साजिश थी। वो नायरा पर बैन लगाकर भारत को ये संदेश देना चाहते थे कि अगर तुमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम तुम्हारी एक एक कंपनी को निशाना बनाएंगे। लेकिन भारत ने इस धमकी के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, हम किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को नहीं मानते। भारत ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी राष्ट्रीय जरूरत है और हम अपने देश के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी देश से व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत ने यूरोप को आईना दिखाते हुए कहा कि वो दोहरे मापदंड अपनाना बंद करे। भारत का ये रुख एक करारे तमाचे जैसा था। यूरोपीय संघ को समझ आ गया कि ये दाव उल्टा पड़ गया है। भारत जैसा बड़ा और ताकतवर देश उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। बस फिर क्या था, जो यूरोप कल तक आंखें दिखा रहा था वो आज सफाई देने पर मजबूर हो गया। यूरोपीय संघ के राजदूत हार्वे बेफलिन तुरंत सामने आए और एक्स पर लंबे चौड़े पोस्ट लिखकर सफाई देने लगे। कहने लगे कि हमारा मकसद भारत को निशाना बनाना नहीं है, हम तो बस रूस की युद्ध की मशीन को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों से भारत जैसे बड़े खरीदारों को फायदा ही होगा, क्योंकि वो रूस से और ज्यादा मोल भाव कर पाएंगे। ये वही यूरोप था जो कुछ दिन पहले भारत को धमकी दे रहा था और अब मक्खन लगा रहा था। ये नए भारत की विदेश नीति की जीत है, जो किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से चलती है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अपनी संप्रभुता और अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना जानता है। एक तरफ जहां भारत ने यूरोप को उसकी जगह दिखाई, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के साथ भारत इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील के लिए बराबरी की मेज पर बैठा है। ये कोई मामूली बातचीत नहीं है, ये एक ऐसी बाजी है जिस पर भारत और अमेरिका के अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं। मामला यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत लगाई गई भारी भरकम टैरिफ की तलवार भारत पर लटक रही है। 1 अगस्त 2025 की डेडलाइन सामने है और अगर इससे पहले कोई समझौता नहीं हुआ तो भारत की स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल जैसे कई जरूरी सामानों पर 26% का अतिरिक्त टैरिफ लगना तय है, जिससे भारत को भारी नुकसान होगा। इसीलिए वॉशिंगटन में भारतीय अधिकारियों की एक टीम ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। भारत का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव कर रहे हैं। तो भारत इस डील में क्या चाहता है? भारत चाहता है कि ट्रंप प्रशासन हमारे स्टील और एल्यूमिनियम पर लगे अतिरिक्त शुल्क को हटाए। इसके साथ ही भारत अपने उन उद्योगों के लिए अमेरिकी बाजार में आसान पहुंच चाहता है जिनमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे कि कपड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण, प्लास्टिक, रसायन और सबसे जरूरी हमारे किसानों के उत्पाद जैसे अंगूर और केले।
और ट्रंप का अमेरिका हमसे क्या चाहता है? दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत उसके औद्योगिक सामान, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों, महंगी शराब, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और डेयरी प्रोडक्ट्स पर लगने वाले इंपोर्ट टैक्स को कम करे। अमेरिका यह भी चाहता है कि भारत उसके जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों और मेवों के लिए अपना बाजार खोल दे, लेकिन यहीं पर पेंच फंसा हुआ है। भारत ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि हम किसी भी चीज पर बात कर सकते हैं, लेकिन अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी तरह की रियायत देने को तैयार नहीं है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा है कि भारत कोई भी समझौता जल्दबाजी में नहीं करेगा। ये डील तभी होगी जब इसमें दोनों देशों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। ये बाजी बहुत बड़ी है और भारत इस बार एक मजबूत खिलाड़ी की तरह खेल रहा है। लक्ष्य बड़ा है। 2030 तक दोनों देशों के बीच के व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना। ये बाजी बहुत बड़ी है और भारत इस बार एक मजबूत खिलाड़ी की तरह खेल रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा भारत ये बाजी जीत पाता है या नहीं। और भारत की इसी बढ़ती ताकत और सदी हुई कूटनीति का असर है कि जो देश कल तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, आज वही देश भारत की दोस्ती के लिए पलकें बिछाए बैठा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मालदीव की। आपको याद होगा कुछ महीने पहले तक मालदीव में क्या हो रहा था। वहां के नए नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद मुइज्जू ने इंडिया आउट के नारे पर चुनाव जीता था। उनकी पूरी राजनीति भारत विरोध पर टिकी थी। माना जा रहा था कि उन्हें चीन का पूरा समर्थन हासिल है। सत्ता में आते ही उन्होंने भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा और चीन की गोद में जाकर बैठ गए। उनके मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणियां की। ऐसा लग रहा था कि भारत और मालदीव के रिश्ते अब रसातल में चले जाएंगे, लेकिन भारत ने यहां एक चैंपियन की तरह खेला। भारत ने उकसावे का जवाब उकसावे से नहीं बल्कि बड़ा दिल दिखाया। जब मालदीव के मंत्रियों ने बदजुबानी की तो मुइज्जू सरकार पर ऐसा दबाव बना कि उन्हें अपने मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा। भारत ने मालदीव को आर्थिक मदद देना बंद नहीं किया, बल्कि इस साल के बजट में मालदीव के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट को 470 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ कर दिया। भारत ने करेंसी स्वैप सुविधा के जरिए मालदीव की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। धीरे धीरे राष्ट्रपति मुइज्जू को यह बात समझ में आने लगी। उन्हें एहसास हो गया कि चीन की दोस्ती एक कर्ज का जाल है जिससे निकलना नामुमकिन है, जबकि भारत एक ऐसा पड़ोसी है जो हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहा है। उन्हें समझ आ गया कि चीन के बहकावे में आकर उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को नाराज करने की गलती कर दी है। और अब इस कहानी का क्लाइमेक्स आया है। मालदीव ने अपने 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। 25 और 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी माले की यात्रा पर होंगे। ये कोई आम यात्रा नहीं है, ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। ये इस बात का सबूत है कि जो राष्ट्रपति इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता में आया था, आज वो इंडिया फर्स्ट की नीति पर चलने के लिए मजबूर है। ये सिर्फ मालदीव की घर वापसी नहीं है, ये हिंद महासागर में चीन के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये बताता है कि भारत की पड़ोसी पहले की नीति काम कर रही है। तो चाहे यूरोप का दबाव हो, अमेरिका के साथ व्यापार की जंग हो या पड़ोस में चीन की साजिश, नया भारत आज हर मोर्चे पर डटकर खड़ा है और अपना डंका बजा रहा है। ये वो भारत है जो झुकना नहीं झुकाना जानता है। ये वो भारत है जो अपने हक के लिए लड़ना जानता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर कीजिए कि ये हर भारतीय तक पहुंचे। और अगर आप यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय महाकाल।